हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वी आर व्हाट वी डू रिपीटेडली। ठीक है, दो बार डू हो गया। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, यानी कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार प्रयास करके बार बार रिपीटेडली कुछ काम करते हैं। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आप अर्ली राइजर बन रहे हैं, आप रात को लेट से सो रहे हैं तो आप लेट स्लीपर या नाइट आउल बन रहे हैं। ठीक है, तो आप जो रिपीटेडली जो चीजें करेंगे वही आप बनते जाएंगे। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक्सीलेंस अचीव करता है तो ऐसा नहीं कि उसने एक दिन अचानक से कुछ हासिल कर लिया या एक दिन अचानक से उठ के वो सुबह उठ के एक्सीलेंट बन गया, बल्कि वो एक्सीलेंस हासिल करने के लिए उसने रिपीटेडली बार बार चीजें की हैं जिनको उन्होंने अपनी हैबिट बनाया है। ठीक है, तभी वो व्यक्ति एक्सीलेंस तक पहुंच पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। For the first time since 2018, India has reported a deficit monsoon. 2018 से लेके अब तक पहली दफा हिंदुस्तान में मॉनसून में कमी आई है, गिरावट आई है। From June to September this year, India received 82 centimeter of rainfall, nearly 6% lower than the 89 centimeter that is considered normal. बोल रहे हैं सितंबर से, जून से लेके सितंबर तक, इस साल 2023 की बात करें, जून से लेके सितंबर तक 82 सेंटीमीटर रेनफॉल हिंदुस्तान में देखी गई है, जो कि जो नॉर्मल है 89 सेंटीमीटर, जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, उससे भी 6% गिरावट के साथ देखी गई है। बिगिनिंग April, there were enough indications that the monsoon would be subdued with an El Nino ऑन द हॉरिजन। बोल रहे हैं अप्रैल महीने की शुरुआत से ही ये इस चीज के क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे थे, संकेत मिल रहे थे कि इस बार मॉनसून जो है वो सबड्यूड यानी कि कमजोर या सुस्त रहेगा, क्योंकि अल नीनो इफेक्ट जो है उसका आगमन हो रहा था। हॉरिजन मतलब वो आ रहा था, क्षितिज पे था, यानी कि धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था। This cyclic warming of the central and eastern Pacific Ocean usually corresponds to a decline in rainfall over India. अब बोल रहे हैं एल नीनो क्या है। एल नीनो इफेक्ट बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का गर्म होना है। ठीक है, तो वो साइक्लिक तौर पे गर्म होता है, कभी गर्म होने लगता है, कभी ठंडा होने लगता है, और उसकी जो गर्माहट है कभी ऑस्ट्रेलिया के साइड पे चली जाती है, कभी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साइड पे चली जाती है। तो जिस तरीके होगी उस तरीके से एल नीनो या फिर अल नानो इफेक्ट जो होते हैं, ये दो इफेक्ट्स हैं, वो काम करते हैं। तो बोल रहे हैं ये जो इवेंट है एल नीनो इवेंट, वो क्या है, वो सेंट्रल पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का साइक्लिक वार्मिंग का एक तरीका है, यूजुअली कॉरेस्पॉन्ड, जिसकी वजह से ज्यादातर टाइम पे क्या होता है, इंडिया में ओवरऑल रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है, उसमें कमी आती है। पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, खास तौर पे नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उसमें कम रेनफॉल देखी जाती है। बिटवीन 2019 एंड 2022 the Indian monsoon was significantly impacted by the converse phenomenon, a cooling La Nina। बोल रहे हैं 2019 से लेके 2022 के बीच में हिंदुस्तान में इसका जो विपरीत है, कन्वर्स है फिनोमेना, वो देखा गया था। और वो क्या है, वो होता है ठंडा होना, समुद्र की वेव्स का ठंडा होना। तो उसको बोला जाता है अ कूलिंग ला नीना इफेक्ट उसको बोला जाता है। दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड विद अबव नॉर्मल रेनफॉल, जिसकी वजह से नॉर्मल से ज्यादा बारिश होती है। By those metrics, the expectations of a normal monsoon is 2023 were muted। अगर इन मैट्रिक्स को देखें कि पहले ही पता था एल नीनो इफेक्ट आने वाला है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन थी नॉर्मल मानसून की 2023 के लिए, वो पहले ही कम थी, यानी कि पहले ही कम संभावना थी कि नॉर्मल मानसून होगा इस साल। However, the experience of the monsoon this year was far from the ordinary। हालांकि इस साल जो मानसून हमने देखा है वो साधारणतः जो देखा जाता है उससे भी बहुत ज्यादा अलग था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। About 9% of country received excess rainfall। देश का 9% हिस्सा उसने बहुतायत मात्रा में बारिश देखी है, जरूरत से ज्यादा बारिश देखी है, जबकि with 18% getting deficient, जहाँ पे 18% जो है उसमें कमी देखी गई है, and the rest of the country normal rainfall, और बाकी जो देश के हिस्से वहाँ पे normal rainfall देखी गई है। While on one hand, August, the second most important monsoon month, posted a third less than its normal।
बोल रहे हैं जो एक तरफ क्या देखा गया कि अगस्त महीना जो कि मॉनसून का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महीना गिना जाता है, उसमें थर्ड यानी कि 1/3 कम बारिश, नॉर्मल से 1/3 कम बारिश दिखेगी. Several states in North India which were expecting minimal rainfall were deluged following multiple episodes of record rainfall. और कुछ ऐसे एरियाज जहां पे कम से कम बारिश की उम्मीद की जा रही थी वो बाढ़ से ग्रसित हो गए, मतलब डूब गए. ठीक है, और बहुत क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश देखने मिली, मल्टीपल ऐसे इंसिडेंसेस देखने मिले जब रिकॉर्ड बारिश हुई. July, for instance, saw exceptionally heavy rainfall in Chandigarh, Haryana and Himachal Pradesh. अब हिमाचल प्रदेश की त्रासदी तो सभी को याद ही है, आए दिन अलग अलग तस्वीरें देखने आ रही थी. तो जुलाई का महीना उदाहरण के तौर पे सब जरूरत से भी, मतलब जो एक्सेप्शनली हैवी, बहुत ज्यादा मात्रा में हमने बारिश देखी. कहाँ पे? चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में. रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, जिनकी वजह से फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हुई. सेवरल cities were left grappling with serious flooding over several days. कुछ देश के ऐसे हिस्से थे, ऐसे शहर थे जहां पे शहरों को भारी फ्लड का सामना करना पड़ा कई दिनों तक. क्लाउड बर्स्ट्स वर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन अगस्त. अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में कुछ क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटनाएं सामने आई. It is worthwhile to note here that these episodes of intense rainfall were due to so-called weather western disturbances. बोल रहे हैं ये बहुत ही नोट करने वाली बात है कि ये जो हमें इतनी भारी बारिश देखने मिली है कुछ इलाकों में देश के, वो जो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बार बार बोलते हैं ना, उसकी वजह से देखने मिली है. That are extra tropical storms from the Mediterranean region and normally not expected to play a major part in monsoon. जो कि क्या होती हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होती हैं, तूफान होता है, मेडिटेरेनियन रीजन से उठकर आता है ये, और नॉर्मली इसका मॉनसून के ऊपर मेजर पार्ट देखने नहीं मिलता, बट इस बार देखने मिला है. Thus, these are fingerprints of the wide-ranging impact of anthropogenic warming. इसीलिए ये जो है फिंगरप्रिंट्स है, यानी कि ये निशान है, छाप है इस चीज की कि एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है कि इंसानी हस्तक्षेप की वजह से जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उसका बहुत भारी और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है, उसकी रेंज इम्पैक्ट की बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बोल रहे हैं कि मेडिटेरेनियन रीजन से उठने वाली स्टॉर्म्स का कभी भी मानसून में पार्ट देखा नहीं गया, बट इस बार देखा गया. ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल घटना हुई. ठीक है, और क्यों हुई? क्योंकि इंसानी गतिविधियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है, जिससे हमारी धरती अलग अलग रूप दिखा रही है. At the other end of the spectrum were drought-like conditions in Maharashtra. और वहीं दूसरी ओर हमें ड्राउट जैसी स्थिति देखने मिली महाराष्ट्र जैसे इलाकों में. एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस was also reported out of छत्तीसगढ़, बिहार एंड कर्नाटका. और यही पानी की कमी जो है वो देखने मिली हमें छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटका में. और कर्नाटका तो आपको पता है तमिलनाडु के साथ उनपे कावेरी नदी के ऊपर विवाद भी चल रहा है, राइट? Where in the case of Karnataka, matters came to a head with neighboring Tamil Nadu over the sharing of water from Kaveri. Came to head का मतलब होता है निर्णायक स्थिति में पहुंच गए. ठीक है, तमिलनाडु के साथ में कावेरी नदी के पानी को शेयर करने के ऊपर. The Indian Meteorological Department has also forecast a normal northeast monsoon from October to December. अब यूजुअली क्या होता है, जो मॉनसून है हिंदुस्तान में, ठीक है, ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, तो जब इधर से जाता है तो ये हिमालयन रेंजेस से टकरा के वापस भी आता है. तो यूजुअली माना जाता है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जाती भरी इतनी बारिश नहीं होती जितनी वापसी में आती वक्त. अगर जाती भरी बारिश कम भी हो तो आती टाइम वापस जब रिटर्न होती है वो विंड्स, तब बारिश अच्छी खासी देखने मिल जाती है. तो वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो सामान्य रहेगा, जो कि हमें देखने मिलेगा अक्टूबर से दिसंबर तक, एंड नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड साउथ पेनिनसुलर रीजन. और इसी दौरान पे जब ये वापस रिटर्न होकर आ रही होंगी इवेंट्स, तो इसी दौरान पे हमें नॉर्मल देखने मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और अबव नॉर्मल रेनफॉल देखने मिलेगी सदर्न पेनिनसुलर रीजन में. ठीक है,
The signs are there of increased rains in the several parts of South India. तो ऐसे आसार दिख रहे हैं कि साउथ इंडिया के कई सारे इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश देखने मिल सकती है. The spatial and temporal variance of the monsoon reiterates the need to invest in more resilient infrastructure that can be an all-weather insurance against the increasingly unpredictable vagaries of global climate. तो बोल रहे हैं कि ये जो स्पेशल स्पेशल मतलब स्थानीय जगह के अनुसार और टेम्पोरल मतलब समय के अनुसार, ये जो समय और जगह बदलने से जो मॉनसून में बदलाव आता है, ये दोबारा इस बात के ऊपर जोर देता है, दोबारा इस बात को दोहराता है कि हमें एक रेजिलिएंट यानी कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो कि सारे वेदर को ढाल के अकॉर्डिंग ढल सके, यानी कि ऑल पर्पस या ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमें जरूरत है. और सभी किसी भी तरीके का मौसम हो, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो, वेदर कंडीशन हो, उसको वो झेल सके, इस चीज का हमें इंश्योरेंस मिल जाए. ठीक है, अगेंस्ट द इंक्रीजिंगली क्योंकि अब हमारा जो वेदर है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है ना, अनियमित हो चुका है और अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, और ये ग्लोबल क्लाइमेट में बढ़ती जा रही है स्थिति. तो इससे हमें एक इंश्योरेंस मिल जाए ऐसा. The pattern in recent years is to improve forecast models that are better able to warn of significant changes in weather a week or two ahead. बोल रहे हैं अब जो पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न देखने मिला है वो ये देखने मिला है कि हमें फॉरकास्ट के तरीके जो है वो अच्छे बेहतर करने पड़ेंगे, वो और ज्यादा उनमें सुधार की जरूरत है, जिससे कि हम जो भी सिग्निफिकेंट जो भी प्रभावित चेंज होने वाला है उसको हम लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्ट कर पाए, than having approaches that fail to capture the dynamics of the Indian monsoon. बजाय कि इसके कि अभी जो हम बोलते हैं ना कि यार हिंदुस्तान का मॉनसून बड़ा अनिश्चित है और हम इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये बयान देने से बेहतर है हम ऐसी चीजें डेवलप करें, ऐसे तरीके डेवलप करें जिनसे कम से कम हमें 1 या 2 हफ्ते पहले मॉनसून की स्थिति का पता चल जाए. मोर मनी एंड एक्सपर्टीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस. तो इसके लिए हमें ज्यादा पैसा भी चाहिए और ज्यादा एक्सपर्ट लोग भी चाहिए इसमें काम करने के लिए, तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना. बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्यूरेट regarding the monsoon patterns between 2019 and 2022. तो 2019 से 2020 के बीच में 22 के बीच में हमने ला नीना इफेक्ट की छवि देखी, जिसकी वजह से नॉर्मल से अबव हमें बारिश देखने मिली. राइट, इंडिया फेस डेफिसिट रेनफॉल ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट. ये इस वक्त 2023 की बात है, ना कि 2019 से लेके 2022 के बीच की. द इंडियन मानसून वॉज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय ला नीना लीडिंग टू अबव नॉर्मल रेनफॉल. ऑप्शन बी करेक्ट है. द मानसून पैटर्न वॉज कंसिस्टेंट ईच ईयर. तो इंडिया का मानसून पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है और इनकंसिस्टेंट है. यही तो बार बार शिकायत करते हैं लोग. The years between 2019 and 2022 were categorized by normal monsoon. Normal नहीं था, normal से ज़्यादा था. Right? Which of the following conclusion can be inferred from the passage regarding the unusual rainfall in certain parts of North India? तो नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो जरूरत से ज्यादा बारिश देखी गई उसके बारे में इस पैसेज से क्या पता चलता है. The rainfall was majorly due to El Nino. El Nino की वजह से ये रेनफॉल देखी गई ऐसा नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली ये देखी गई. The rainfall was expected and was part of normal monsoon. नॉर्मल मानसून का पार्ट नहीं था. नॉर्मली क्या हिमाचल में हर मानसून में ऐसी तबाही मचती है? नहीं ना. The unusual rainfall episodes were mainly because of disturbances originating from the Mediterranean region. तो ये करेक्ट है. उसमें बताया गया है कि जो ये अनयूजुअल रेनफॉल हुई ये बेसिकली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन रीजन में उठती हैं उनकी वजह से हुई. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Based on the passage, which statement about the rainfall distribution in India during the discussed period is correct? पैसेज में से जो डिस्कस टाइम पीरियड है उसके बारे में कौन सी बात जो है रेनफॉल के बारे में, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो करेक्ट है. 18% of country received excess rainfall while 9% faced deficiency. जबकि उल्टा है, 9% में ज्यादा बारिश देखी गई और 18% में शायद कम देखी गई. राइट, तो गलत है.
द मेजोरिटी ऑफ कंट्री एक्सपीरियंस्ड अबव नॉर्मल रेनफॉल। ऐसा नहीं है, पूरे देश में अबव नॉर्मल नहीं दिखी है, कुछ पार्ट्स में एक्सट्रीम था, कुछ पार्ट्स में कम था। ड्राउट लाइक सिचुएशन महाराष्ट्र की बात करी, छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटका की बात करी, राइट। August had higher than usual rainfall all across India, ऐसा नहीं है। While some parts experienced extreme rainfall, other areas like Maharashtra faced drought-like conditions. Option D is correct. What is the tone of second paragraph? अब देखो second paragraph देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा सेकेंड पैराग्राफ। इसमें कुछ डिटेल्स बताई हैं रिगार्डिंग 9% कंट्री में एक्सेस था, 18% डेफिसिट था, इसके बारे में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी, इसके बारे में कहीं पे ड्राउट लाइक सिचुएशन देखने मिली, कहीं पे एक्सेस बारिश देखने मिली। ये सब चीजें क्या बताती हैं? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या मेंशन है यहाँ पे। इनडिफरेंट की कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, कंसर्न, चिंताजनक, जुबिलेंट, खुशी की। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वो कंसर्न दिखाती है ना ये सारी बातें कि भाई कहीं पे तो जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, कहीं पे ड्राउट लाइक स्थिति देखने मिली, तो ये क्या है? कंसर्न दिखाती है। सो ऑप्शन सी कंसर्न इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The need for more resilient infrastructure, कि हमें और ज्यादा अच्छा बेहतर resilient infrastructure बनाने की जरूरत है। करेक्ट है, लेकिन ये पूरे पैसेज की थीम नहीं है। ये यहाँ पे एक, जहाँ पे एंड में हमने बात करी कि हमें क्या करना चाहिए, वहां पे एक पॉइंट था ये, राइट। तो पूरा पैसेज इसके बारे में। द हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ मॉनसून इन इंडिया, हमने मॉनसून के इतिहास के बारे में भी चर्चा नहीं करी कि कैसा उसका इतिहास रहा, क्या क्या पैटर्न्स रहे हैं इतिहास। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन मॉनसून एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, कि हिंदुस्तान का जो मॉनसून है वो कितना अनप्रेडिक्टेबल है और उसके अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से क्या क्या दुष्प्रभाव देखने मिल सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, इन पावर सिंस 2009 he has seen allies come and go, वो सत्ता में है 2009 से और उन्होंने सहयोगियों को आते जाते देखा है। प्रोटगेस टर्निंग आउट टू बी राइवल्स, सहयोगी जो है वो फिर क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। एंड इलेक्शंस हैपनिंग इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल, और बहुत ही सबसे कम अंतराल में इलेक्शंस का दोबारा हो जाना, ये सब चीजें उन्होंने देखी हैं। तो अब ही मेंशन है, ही एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन है तो पहले नाउन आएगा तभी प्रोनाउन यूज होगा, राइट। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शंस में देखो ए है कहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो ए में ए फर्स्ट है, इसको हटा दो, राइट। इन दिस मिस्टर लैपिड हु लीड्स द centrist यश अतिद पार्टी has joined hands with the right-wing Yamina of Naftali Bennett and other parties। अब ये बात किया गया इसमें इसी बीच में, या इसमें क्या हुआ? इन दिस, तो ये बी स्टेटमेंट में फर्स्ट नहीं होगा, बी खैर दिया भी नहीं हुआ कहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बोल रहे हैं इसमें क्या हुआ कि जो मिस्टर लैपिड हैं उन्होंने, जो कि सेंट्रिस्ट यश अतिद पार्टी की को लीड करते हैं, उसके लीडर हैं, उन्होंने राइट विंग यमीना पार्टी के साथ में हाथ मिला लिया, जो कहाँ की है? ऑफ नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट कोई व्यक्ति है, उनकी यमीना पार्टी जो कि राइट विंग की है उससे हाथ मिला लिया। एंड अदर पार्टीज रेंजिंग फ्रॉम प्रो सेटलर्स टू लेफ्ट विंग एंड अरब पार्टीज, और उन्होंने केवल इन्हीं से हाथ नहीं मिलाया, उनने और भी अलग अलग पार्टीज से जिनकी शायद विचारधाराएं बिल्कुल अलग हो, जैसे कि एक हैं जो प्रो सेटलर्स हैं, दूसरे हैं जो लेफ्ट विंग के हैं, और तीसरे हैं जो अरब पार्टीज हैं, इनके साथ में हाथ मिला लिया। बेसिकली ये वहां का I.N.D.I.A है, ओके। In Israel's fractious political landscape, Benjamin Netanyahu has been known as the master of survival। बोल रहे हैं इजराइल की जो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पॉलिटिकल दुनिया है, वहां पे बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो एक मास्टर माने जाते हैं ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने के मास्टर माने जाते हैं, यानी कि सर्वाइव करने के वो मास्टर माने जाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जिक्र करा इजराइल का, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि हम इजराइल की पॉलिटिकल दुनिया की बात कर रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति है बेंजामिन नेतान्याहू,
उनकी बात कर रहे हैं जिनको कि हम मास्टर ऑफ सर्वाइवल मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी के साथ में एक और चीज क्लैरिटी हो गई है कि 2009 से वो सत्ता में है और उन्होंने एलाइज को आते जाते देखा है, दुश्मन दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बनते देखा है, और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में उन्हें इलेक्शंस होते भी देखे। तो ये भी जो सी स्टेटमेंट है उसी के आगे उन्हीं के बारे में बता रहा है, बेंजामिन नेतान्याहू के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि सी के बाद में ए स्टेटमेंट होगा, सी के इमीडिएट बाद में। अब देखो यहाँ पे ए पहले है, सी बाद में है, इनकरेक्ट। सी पहले ए बाद में, सी पहले ए बाद में, तो ये दोनों अभी ऑप्शंस में बने हुए हैं और सी जो है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। But he hardly missed an opportunity to turn crisis into political gain, which allowed him to become the longest serving prime minister, overtaking David Ben-Gurion. बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई भी मौका उनके हाथ में आया जिससे उन्होंने क्राइसिस को भी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उठाया हो, उसको मिस नहीं करा। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति हैं और समझदार भी कह सकते हैं एक किस्म से कि भाई चाहे क्राइसिस वाली स्थिति हो लेकिन उन्होंने उससे पॉलिटिकल लाभ उठा लिया, which allowed him to become the longest serving prime minister, जिसकी वजह से वो आज के दिन में सबसे ज्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पदभार डेविड बेन गुरियन से संभाला था। However, this may be ending. हालांकि हो सकता है कि ये उनका अंत हो। A coalition of 8 parties under the leadership of opposition political Yair Lapid could oust Mr. Netanyahu from power and form a change गवर्नमेंट। बोल रहे हैं हालांकि उनका ये जो सबसे लंबा प्राइम मिनिस्टर का जो एक रेन है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि कोएलिशन 8 पार्टियों का एक संगठन बन चुका है जो कि किसके ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी है यार लैपिड, उसके लीडरशिप में चल रहा है और ये मिस्टर नेतान्याहू को पावर से हटा सकता है एंड फॉर्म, और ये एक बदलाव की सरकार ला सकता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया। ई पॉइंट जो है वो जो हमने मेंशन करा बी पॉइंट, जहां पे बोला कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो साथ में आई हैं, उसी के साथ का पॉइंट है, यानी कि ई को कंप्लीट कर रहा है बी पॉइंट। ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि उनके कोएलिशन में कौन कौन शामिल है। इस कोएलिशन में शामिल है मिस्टर लैपिड who leads the centrist Yesh Atid, has joined hands with right wing Amina, और ये सारी पार्टी शामिल है। तो यानी कि तो हमें एक चीज क्लैरिटी होगी कि ई के बाद में बी आएगा। यहाँ पे बी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें सी के बाद में ए और ई के बाद में ई वाली सिचुएशन जो है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सो ऑप्शन डी इज ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग ऑन फ्राइडे, इंडिया अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ गेम्स। बोल रहे हैं विंटर ओलंपिक्स से एक शाम पहले हिंदुस्तान ने बीजिंग में होने वाले इन विंटर ओलंपिक्स से बायकॉट करने का डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, वो और कब था, वो फ्राइडे को होना था ओलंपिक्स शुरुआत, और उससे एक शाम पहले उन्होंने कर दिया। द कमांडर वॉज इन्वॉल्व इन द जून 15, 2020 क्लैश इन गलवान वैली। बोल रहे हैं ये जो कमांडर है ये 15 जून 2020 को जो गलवान वैली में क्लैश हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में, उसमें शामिल था। तो अब कौन सा कमांडर, जिसका पहले जिक्र किया होगा, है ना, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शंस में है भी नहीं, ऑप्शंस में बी, सी और डी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने उनमें से चूज करना है कि कौन सा होगा। द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बायकॉट ऑफ गेम्स, a lone Indian athlete who qualified skier Arif Khan will still take part in both the games and in the opening ceremony along with the support staff, followed China's move this week to choose a PLA commander as one of the participants of the traditional torch relay. अब ये बोला गया कि PLA कमांडर यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो कमांडर है उसको एक टॉर्च बेयरर के तौर पे चूज किया है, उन्होंने टॉर्च रिले के लिए चूज किया है। तो इस वजह से इंडिया ने बायकॉट का डिसीजन लिया है, और ये जो बायकॉट का डिसीजन लिया गया है इसमें केवल एक ही हिंदुस्तानी एथलीट क्वालिफाई कर पाया है, जो कि है स्कीयर आरिफ खान, जो कि बायकॉट के बावजूद भी दोनों ही चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे और ओपनिंग सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट करेंगे अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ में। और ये क्यों लिया है उन्होंने ये फैसला, क्योंकि चाइना ने
चूज किया एक PLA कमांडर जो कि गलवान वैली में हुए क्लैश में शामिल थे, उनको टॉर्च बेयरर के तौर पे। तो हमें यहाँ से एक चीज क्लैरिटी होगी कि बी स्टेटमेंट में कमांडर का पहली दफा मेंशन किया गया है और इसके बाद में आएगा ए स्टेटमेंट। ठीक है, बी के बाद में ए स्टेटमेंट आएगा। तो हमें एक चीज की क्लैरिटी होगी कि बी के बाद में ए आएगा। यहाँ पे बी के बाद में ए है, यहाँ पे बी के बाद में ए है, यहाँ ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए या बी करेक्ट हो सकता है। The MEA said no official will be present at the opening or closing ceremony of games which run from February 4 to 20। यानी कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो ये बाइकआउट का फैसला आया है उसके बारे में फर्दर डिटेल देते हुए कहा है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल जो है वहां पे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होगा, जो कि 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होने वाली है। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इस बाइकआउट को ही आगे फर्दर क्लैरिफाई कर रहा है कि ये कहाँ से आया फैसला, क्यों आया। ठीक है, तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे सी फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं है। बी जो है सी बी ए तीनों कंडीशंस, दोनों कंडीशंस क्वालिफाई हो रही हैं। सी फर्स्ट स्टेटमेंट है और बी के बाद में ए आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट है द MEA सेड द कमांडर्स पार्टिसिपेशन। अब फिर से बोला द कमांडर्स पार्टिसिपेशन, कौन सा कमांडर? वो कमांडर जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसको कि एक टॉर्च बेयरर के तौर पे टॉर्च रिले में शामिल किया गया है, तो उसके बारे में बात करें तो डेफिनेट सी बात है कि ये जहां पे बी स्टेटमेंट में कमांडर पहली बार मेंशन किया गया तो उसके बाद में आएगा, राइट। तो बोला कि ये जो MEA ने कहा कि ये जो कमांडर है जिसको टॉर्च रिले में पार्टिसिपेट करवाने के लिए वो बोल रहे हैं, ये रिग्रेटेबल है। ठीक है, अंटिल दिस वीक, इस हफ्ते तक न्यू दिल्ली वाज कंसिडरिंग हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट इन बीजिंग अटेंड द गेम्स। इस हफ्ते की शुरुआत तक हमने ये सोचा था भारत ने कि हमारे टॉप डिप्लोमेट्स जाएंगे बीजिंग में इन गेम्स को अटेंड करने के लिए, ताकि बहाने से बातचीत भी हो जाए दूसरी। लेकिन क्योंकि उनको शामिल किया गया, उस व्यक्ति को शामिल किया गया, उस कमांडर को, तो इसलिए अब हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो CBAD ऑप्शन बी इज करेक्ट। New Home Ministry guidelines to check further spread of COVID-19 during the winter months starting with December reflect the government's concern that the gradually reviving economic activity should remain unaffected by the ongoing containment measures। बोल रहे हैं होम मिनिस्ट्री की ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्दर चेक करने के लिए बोला है कि कोविड-19 का स्प्रेड कितना हो रहा है और विंटर सीजन जो कि दिसंबर के दौरान में कितना ज़्यादा ये फैल जाएगा, इसके बारे में एक रेगुलर चेक मेंटेन करने के लिए कहा है, जो कि सीधे तौर पे दर्शाता है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कंसर्न है, चिंतित है इस बात को लेके कि अब धीरे धीरे हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की शुरुआत करी है और कंटेनमेंट का जो तरीका है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान में आपको पता है ना कंटेनमेंट किया जा रहा था, कंटेनमेंट एरियाज बनाए जा रहे थे, तो क्या उसकी वजह से हमारी जो धीरे धीरे खुलने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, धीरे धीरे खुलने वाली हमारी इकोनॉमी है, क्या उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये वो जानना चाहते थे। The center has mandated that states declare containment zones online। तो केंद्र सरकार ने क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, जो भी कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं उनको ऑनलाइन डिक्लेयर करें, आइडेंटिफाइंग देम विद माइक्रो टारगेटिंग टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट, जिसके जरिए उनको माइक्रो टारगेटिंग के जरिए आइडेंटिफाई करना होगा उनको, और जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो प्रभाव जो है वो कम से कम किया जा सके। It has also prohibited any lockdowns at state and city levels। अब also prohibited यानी कि पहले कोई स्टेप लिया गया, उसके बाद में दूसरे स्टेप की बात आ रही है। तो पहले स्टेप यही लिया गया कि सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि कंटेनमेंट जोन जो है ऑनलाइन बताओ, यानी कि बी के बाद में सी स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, बी के बाद में सी आएगा, यहाँ पे सी पहले है बी बाद में है, इनकरेक्ट। बी के बाद में सी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है। ओके, तो बोला कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी कहा कि आप कोई लॉकडाउन्स नहीं लगाएंगे, एंड सिटी लेवल, स्टेट या सिटी लेवल पे कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, और बिना किसी भी प्रायर कंसल्टेशन के हमारे मिनिस्ट्री यानी कि होम मिनिस्ट्री के साथ में बिना कोई कंसल्टेशन किए आप कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। सच एडवाइस माइट अपीयर रिडंडेंट। ऐसी जो एडवाइजेस हैं ये अब
ऐसी लग रही कि अब ज्यादा चाहिए नहीं, नो लॉन्गर नीडेड, ऐसी वाली रिक्वायरमेंट्स है, एडवाइस है. कमिंग एज इट डज आफ्टर अ लॉन्ग अनलॉक फेज that permitted the relaxation of restrictions on almost all public activities. क्यों ये नॉट सो रिक्वायर्ड अब लग रही हैं? क्योंकि अब जब लगभग हर जगह पे हमने रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ढिलाई दे दी है, पब्लिक एक्टिविटीज सारी चालू कर दी हैं, केवल रेगुलर फ्लाइट्स और ट्रेन्स को छोड़ के, क्योंकि अब सारा का सारा दारोमदार जो है एक देश के नागरिक के ऊपर है कि भाई आप खुद को बचाइए इन्फेक्टेड होने से. अब सरकार इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, आपको अपना बचाव खुद करना है, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार. ठीक है, वो वाली स्थिति आ गई है. तो डी जो स्टेटमेंट है वो जाहिर तौर पे हमारा एंडिंग स्टेटमेंट लग रहा है. तो डी यहाँ पे जाहिर तौर से एंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया कि ऐसी जो एडवाइसेस हैं, कैसी एडवाइसेस, जो ये 2 एडवाइसेस दिए गए हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही है. ये ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होंगी, क्योंकि काफी लंबे समय से हमने रिस्ट्रिक्शंस दे दिए, ढिलाई बरत दी है, पब्लिक एक्टिविटीज लगभग सारी चालू है. तो अब सारा का सारा दारोमदार, इसका मतलब ये है कि देश के नागरिकों के ऊपर है कि वो खुद को इन्फेक्ट होने से बचाए. ठीक है, तो डी हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी. तो 2 कंडीशंस, बी के बाद में सी यहाँ पर आ रहा है लेकिन डी लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, बी के बाद में सी लेकिन डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी के बाद में सी और डी लास्ट स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लूसी presented a lucid account of her achievements before the committee. एंटोनिम बताना है lucid का. तो lucid का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, तो वैसा उसने पूरा डिटेल बता दिया, विवरण बता दिया अपनी अचीवमेंट्स के बारे में. लूसी ने एक कमेटी के सामने अपनी सारी अचीवमेंट्स का विवरण बता दिया, क्लियर विवरण. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डरली. ऑर्डरली मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से. एम्बिगियस. एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट. तो लूसिड अगर स्पष्ट है तो एम्बिगियस अस्पष्ट, तो एंटोनिम हो गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल मतलब समझने योग्य. ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल पारदर्शी. तो ऑप्शन बी एम्बिगियस इज करेक्ट. स्क्रैप द बैरल. स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है कि आप कोई चीज, सपोज करो कि आपको जैम बहुत पसंद है, ठीक है, या फिर न्यूटेला बहुत पसंद है. अब आप क्या करेंगे? आपने सारा स्पून बाय स्पून सारा ले लिया, खा लिया, खत्म कर लिया, डे बाय डे खत्म हो गया. लास्ट टाइम बचते तो आप क्या करते हैं? स्पून से उसके किनारे रगड़ रहे होते हैं ना, कि एक भी अगर ड्रॉप भी है उसके अंदर तो वो भी हम यूटिलाइज कर ले, वो भी खा ले. उसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल, यानी कि किसी चीज को तब तक इस्तेमाल करना जब तक कि वो नष्ट, खत्म ना हो जाए, उसकी बिल्कुल अंत स्थिति तक उसको, या सबसे कम जो उसका चीज बची होगी उस तक को भी इस्तेमाल करना. ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कुछ खोजने की कोशिश करना. हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपाना. यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, अपना डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए हर एक हथकंडा अपनाना. टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, अपनी सबसे लास्ट, आखिरी उम्मीद, सबसे कमजोर उम्मीद को भी इस्तेमाल कर लेना, यानी कि लास्ट बूंद तक उसको इस्तेमाल करना. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन मतलब बहुत ही आम सा, बहुत ही साधारण सा, आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला. हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस. उसके जो आइडियाज थे वो बड़े ही साधारण से थे, आम से थे, और उससे बॉस इम्प्रेस नहीं हुआ. ऑब्वियस सी बात है. तो ये सेंटेंस जो है इस इडियम का करेक्ट इस्तेमाल बता रहा है. द कंसर्ट टिकट्स वर अ डाइम अ डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली. बहुत आम से थे, नॉर्मल से थे, और एकदम से बिक गए. तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आम से होंगे तो वो बिकेंगे नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, सस्ते हो सकते हैं. The restaurant had some delicious desserts that were a dime a dozen. रेस्टोरेंट में ऐसी ऐसी बहुत नायाब और डिलिशियस डिजर्ट्स थी जो कि बहुत आम थी. अब ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आम सी हो. बड़े रेस्टोरेंट से तो कुछ स्पेशल डिशेस भी हो सकती हैं, कुछ खास भी हो सकती हैं, राइट. तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है फिट नहीं बैठ रहा. द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ डजन. अब रेयर थी तो आम तो नहीं हो सकती, यहाँ पे बोल रहे कि रेयर फाइंड्स थी, तो फिर वो आम नहीं हो सकती. सो ऑप्शन ए, हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जहाँ पे एकदम सही से प्रयोग किया गया है, हमें उसको चूज करना है. ठीक है, शी इज अ इंडियन.
इंडियन नहीं होता, AEIOU, एन इंडियन होता है, ठीक है। एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर। अब आप बोलेंगे यूरोपियन ई है यहाँ पे तो करेक्ट है, बट ई नहीं है, साउंड वाई का आ रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन, एन यूरोपियन होएगा, अ यूरोपियन इंजीनियर। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर, इनकरेक्ट। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, ठीक है, married to a European engineer, option C is correct. Incorrectly spelled word ढूंढना है, fruitful, correct है। अंक्शन, अंक्शन मतलब किसी को एकदम तेल से पूरी तरीके से नहला देना। willful, willful के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, WILLFUL, willful ये होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, जिसका मतलब होता है इंटेंशनली करना। और क्रैडल, क्रैडल के स्पेलिंग भी करेक्ट है, सो ऑप्शन सी विलफुल इज करेक्ट। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर, तो जो ऐसे आर्टिस्ट जो स्कल्पचर बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, पेंटर बोला जाता है, आर्टिसन बोला जाता है, स्कल्प्टर बोला जाता है, सो ऑप्शन सी स्कल्प्टर इज करेक्ट। आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द एग्जीबिशन, यानी कि उस एग्जीबिशन में केवल स्कल्प्टर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश, तो कैसे कैसे पे कर सकते हैं, चिक, चिक से तो नहीं कर सकते, चीक से भी नहीं कर सकते, चेक से कर सकते हैं, ऑप्शन सी चेक इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है ट्रेटर वर्ड का इस लाइन में से। ट्रेटर मतलब होता है विद्रोही या फिर देशद्रोही, जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है ट्रेटर, ठीक है। पीपल शुड वोट फॉर ऑनेस्ट एंड लॉयल लीडर्स, यानी कि ऑनेस्ट ईमानदार, और लॉयल मतलब देशभक्त या फिर वफादार, ठीक है, वफादार। तो ट्रेटर होता है धोखेबाज, जो विद्रोही हो एक तरीके से या फिर देशद्रोही हो, और लॉयल मतलब होता है वफादार। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिफेंडर मतलब बचाव करने वाला, रक्षक, बिट्रेयर मतलब धोखेबाज, विश्वासघाती, और लॉयल, लॉयल मतलब एकदम ईमानदार वफादार, ऑप्शन डी लॉयल इज करेक्ट। She always invite me to dinner, she सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, तो she always तो वर्ब कैसा आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा, invites me to dinner, तो कहाँ पे एरर है, डी, invite की जगह क्या आएगा, invites me to dinner। by whom was the coffee made, तो कॉफी किसके द्वारा बनाई गई, तो by whom क्या बन जाएगा, who, और made का क्या आ जाएगा, who made, और क्या आ जाएगा, क्या बनाया है, द कॉफी, हु मेड द कॉफी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है एक्टिव वॉइस में, हु मेड द कॉफी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है, डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेवलप्ड कंट्रीज के पास में मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो क्या वो उनकी डिसएडवांटेज है या उनकी प्रिविलेज है, उनकी पावर्ड नहीं है, प्रिविलेज्ड है, ठीक है। आर प्रिविलेज्ड टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, पावर्ड मतलब शक्ति युक्त, यूजलेस मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है जिसकी, और अनहैप्पी नाखुश, ठीक है, असंतुष्ट, सो ऑप्शन बी प्रिविलेज्ड इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू होमर, अकिलीज was brought up by his mother, बोल रहे हैं होमर के अनुसार अकिलीस जो है उसको उसकी माँ ने पालन पोषण करा था एट हेथिया, हेथिया जगह में, विथ हिज इनसेपरेबल कंपेनियन पैट्रोक्लस, जहाँ पे उसका किसके साथ में, उसका एक इनसेपरेबल मतलब जिसको कभी भी अकिलीस से अलग नहीं किया जा सकता, वैसा एक कंपेनियन साथी था जिसका नाम था पैट्रोक्लस। Achilles was the bravest, handsomest and greatest warrior of the army of Agamemnon in the Trojan War. बोल रहे हैं Achilles जो है वो सबसे ब्रेव, सबसे हैंडसम और सबसे ग्रेट योद्धा था एगेमेमनॉन की आर्मी में, जो कि ट्रोजन वॉर के दौरान में गई थी, उसमें Achilles सबसे ब्रेव, हैंडसम और ग्रेट वॉरियर था, ठीक है। लेटर non-Homeric tales suggest that Patroclus was Achilles' kinsman और lover. बाद में non-Homeric जो कहानियां हैं उनमें ये सामने आया कि उन्होंने ये बताया कि पैट्रोक्लस, जिसको अभी तक उसका इनसेपरेबल कंपेनियन बताया जा रहा था, वो Achilles का किन्समैन या लवर था, ठीक है। तो यानी कि ए और सी साथ साथ में आएंगे,
ए के बाद में और लेटर नॉन होमोरिक का बात करी गई तो ए के बाद में सी आएगा, ए के बाद में सी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे सी पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ए के इमीडिएट बाद में सी नहीं आ रहा, ए के इमीडिएट बाद में सी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Achilles in Greek mythology is the son of mortal Peleus, king of Myrmidons and the Nereid Thetis। बोल रहे हैं आकिलीज ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार वो मॉर्टल यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं उनका मॉर्टल पेलियस जो कि किंग ऑफ मेरमिडॉन्स थे उनका बेटा था और द नेरेड थेटिस का बेटा था, ठीक है। ये हमारी इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आकिलिस के बारे में बेसिक जानकारी दी है कि वो ग्रीक माइथोलॉजी से आते हैं और वो बेटे हैं पेलियस के जो कि किंग थे मेरमिडॉन के और नेरेड थेटिस के, इनके बेटे थे, ठीक है। ये पहली हो गई। दूसरी बात आएगी कि वो सबसे ब्रेवेस्ट, हैंडसम और ग्रेटेस्ट वॉरियर थे एगमेमनॉन के वॉर में, जो कि ट्रोजन वॉर में इस्तेमाल हुई थी, एगमेमनॉन की सेना वहां पे गई थी, उसके सबसे ग्रेटेस्ट, ब्रेवेस्ट और हैंडसम वॉरियर थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा कि होमर कोई व्यक्ति है, उनके अनुसार में जो कि पोएट है, उनके अनुसार में आकिलीस जो है उनकी माँ ने पालन पोषण किया था और उनका एक इनसेपरेबल कंपेनियन था पैट्रोक्लस। और फिर चौथा पॉइंट आ गया कि बाद में जो नॉन होमरिक टेल्स थी उनमें बताया गया कि पैट्रोक्लस आकिलीस का लवर था, ठीक है। तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है डी बी ए सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, यानी कि महत्वाकांक्षा, ठीक है, वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, उसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। अगर हमारे पास एम्बिशंस नहीं होंगी जिनके ज़रिए हम अपने आप को पुश करें, तो बोल रहे हैं बिना किसी एम्बिशन के हम ग्रेट अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर पाएंगे, ठीक है। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग, हम सबको वो स्पेशल कुछ चीज़ चाहिए ourselves, तो ourselves यानी कि विद इन ourselves होगा, हमें अपने अंदर वो स्पेशल एक कुछ चीज चाहिए टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल, है ना। एक स्पेशल ज्वाला चाहिए, अग्नि चाहिए कि भाई जो हमें मोटिवेट करती रहे कि हम अपने गोल तक अचीव कर पाए और उससे भी ऊंचे ऊंचे आयाम तक पहुंच पाए। तो वो स्पेशल चीज क्या है, वो एम्बिशन है। हायर गोल डैश वी इमेजिन ourselves केपेबल, उन हायर गोल्स के ऊपर भी पहुंच पाए जो कि शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम केपेबल हैं अचीव करने के। येट एम्बिशन डैश मनी एंड फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, बोल रहे हैं कि फिर भी एम्बिशन जो है अनलाइक मनी एंड फायर हो सकता है, एक अच्छा गुलाम तो है लेकिन बुरा मास्टर है, यानी कि एम्बिशन को अगर हमने टेम कर लिया, अपने काबू में कर लिया, तो वो हमारी हर बात मानेगा, लेकिन अगर हमने उसको अपने सर पे बिठा दिया तो वो हमारा मास्टर अच्छा नहीं बन सकता, वो हमें कहीं भी घुमा सकता है, ठीक है। सबसे पहले है एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी एबल टू अचीव ग्रेट अचीवमेंट्स। केपेबल ऑफ, क्योंकि एबल के साथ में तो टू आएगा ना, केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। केपेबल का मतलब होता है कि हम विशेष क्षमता या क्षमता हमारे पे अंदर है, ठीक है, उस चीज को बता रहे हैं। तो वी विल नॉट बी केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, यानी कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होगी कि हम अचीवमेंट्स हासिल कर पाए। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग, हम सबको वो स्पेशल चीज चाहिए in ourselves, with ourselves, without ourselves या within ourselves, ऑप्शन डी within ourselves is correct, हमें अपने अंदर चाहिए, भीतर चाहिए। the will power to reach a higher goal dash we imagine, than we imagine, option B is correct, than we imagine ourselves capable of, ठीक है, हम अपने आप को जिसके काबिल समझते हैं, capable of, yet ambition dash money and fire, as money and fire, like money and fire, such money and fire या similarly money and fire, so option B like money and fire, कि ambition जैसे पैसा और आग हमारे कहना तो मानते हैं लेकिन अगर वो हमारे मास्टर बन जाए तो वो अच्छे मास्टर नहीं हो सकते, वैसे ही ambition है कि कहना तो हमारा सब मानेगा लेकिन हमारा मास्टर अच्छा नहीं हो सकता वो, so option B like
money and fire is correct. उनकी तुलना कर रहे पैसे और आग से. That's all. आज के सेशन में इतना ही. Thank you so much for watching. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इस सेशन की PDF प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है और एंड्रॉयड फ्रेंडली ऐप है. ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. दैट्स ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.